किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। मोदी सरकार के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए की बड़ी घोषणाएं। बिहार के किसानों के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा जल्द। कहा कि पीएम धन धान्य कृषि योजना कृषि जिलों का है विकास कार्यक्रम कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को कवर करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को किया संबोधित। राष्ट्रपति ने कहा, सरकार ने खरीफ और रबी फसलों के एमएसपी में निरंतर की है बढ़ोतरी। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना का किया विस्तार। बिहार के पश्चिमी चंपारण के कन्वेंशन सेंटर में गन्ना किसान संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन। राज्य के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने कृषि उपकरण केंद्र का किया लोकार्पण। किसान और महिलाओं को सशक्त करने के लिए मवेशी पालन और जैविक एवं उपकरणों और उपयुक्त खेती पर जोर। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सदन में आम बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम धन धान्य कृषि योजना कृषि जिलों का विकास कार्यक्रम है। हमारी सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू करेगी। मौजूदा योजनाओं और विशेष उपायों के अभिसरण के माध्यम से कार्यक्रम कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को कवर करेगा। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक उत्पादकता को बढ़ाना है। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना developing agri districts program. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices. 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level. 4. Improve irrigation facilities. And 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय 10 व्यापक क्षेत्रों में हैं, जिनमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas, focusing on Garib, youth, Annadata, and Nari. Spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, MSME, investments, and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. वित्त मंत्री ने बजट में उच्च उपज वाले बीज के लिए राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की। इससे इस क्षेत्र में शोध को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही इससे देश में उच्च उपज वाले बीजों का उत्पादन बढ़ेगा। A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield,
pest resistance, and climate resilience. And 3, commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि दालों के उत्पादन पर खास ध्यान है। सरकार जल्द ही इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 6 साल के मिशन की शुरुआत करेगी। Consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad and Masoor. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. वित्त मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी जाएगी। Credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है। पिछले 10 वर्षों के हमारे विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। हम अगले 5 वर्षों को सबका विकास को साकार करने और सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के एक अनूठे अवसर के रूप में देखते हैं। Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. अगली खबर का रुख करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने खरीफ और रबी फसलों के एमएसपी में निरंतर बढ़ोतरी की है। पिछले 1 दशक में धान, गेहूं, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की खरीद पर 3 गुना ज्यादा राशि खर्च की गई है। देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के दायरे का विस्तार किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को और बढ़ावा मिलेगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है। इस वर्ष की शुरुआत में ही किसानों को सस्ती दरों पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष पैकेज की अवधि को बढ़ाया गया है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 11 एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना भी की जा रही है। भारत में आधुनिक और आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था हमारा लक्ष्य है। मेरी सरकार किसानों को फसलों का उचित दाम दिलाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 332 मिलियन टन अनाज उत्पादन हुआ है और आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध, दाल और मसालों का उत्पादक है। सरकार ने खरीफ
और रबी फसलों के एमएसपी में निरंतर बढ़ोतरी की है। पिछले 10 दशक में धान, गेहूं, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की खरीद पर 3 गुना ज्यादा राशि खर्च की गई है। पिछले 6 महीने में फसलों की जलवायु अनुकूल, बायो फोर्टिफाइड और अच्छी उपज देने वाले 109 उन्नत प्रजातियां किसानों को सौंपी गई है। तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स को स्वीकृति दी गई है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है। इस वर्ष की शुरुआत में ही किसानों को सस्ती दरों में डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष पैकेज की अवधि की बढ़ाया गया है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 11 एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की गई है। और राष्ट्रपति ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ों किसानों को पिछले महीनों में 41,000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान हुआ है। जनजातीय समाज के 5 करोड़ लोगों के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भी प्रारंभ हुआ है। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मेरी सरकार गांव में गरीबों की उनकी आवासीय भूमिका हक देने और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 2 करोड़ 25 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। इनमें से करीब 70 लाख स्वामित्व कार्ड पिछले 6 महीने से जारी किए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ों किसानों को पिछले महीने में 41,000 करोड़ रुपया की राशि का भुगतान हुआ है। जनजातीय समाज के 5 करोड़ लोगों के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व में देश को सशक्त बनाने में यानी विमेन लेड डेवलपमेंट में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मेरी सरकार महिलाओं के नेतृत्व में देश को सशक्त बनाने यानी ह्यूमन लेड डेवलपमेंट में विश्वास करती है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है। देश की 10 करोड़ से भी अधिक महिलाओं को इसके साथ जोड़ा गया है। इन्हें कुल 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि बैंक लिंकेज के माध्यम से वितरित की जा रही है। मेरी सरकार का लक्ष्य देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। आज 1 करोड़ 15 लाख से भी अधिक लखपति दीदी एक गरिमामयी जीवन जी रहे हैं। इनमें से लगभग 50 लाख लखपति दीदी बीते 6 महीने में बनी हैं। ये महिलाएं एक उद्यमी के रूप में अपने परिवार के आय में योगदान दे रहे हैं। और बिहार के पश्चिमी चंपारण बगहा वाल्मीकि नगर स्थित कन्वेंशन सेंटर के वाल्मीकि सभागार में शुक्रवार को गन्ना किसान संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजन हुआ और इस दौरान गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने आईसीआईसीआई फाउंडेशन के द्वारा 2 पंचायत को कृषि उपकरण केंद्र का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मौजूद आईसीआईसीआई फाउंडेशन के विकास पदाधिकारी ने बताया कि 2021 से ये संस्था पश्चिम चंपारण के बगहा प्रखंड में कार्यरत है, जिसमें जीविकोपार्जन के तहत किसान और महिलाओं को सशक्त करने के लिए मवेशी पालन, जैविक एवं उपकरणों, उपयुक्त खेती और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आवास पुनर्स्थापन के तहत जीव जंतु के लिए काम किया जा रहा है।
सरकार खेती की लागत कम करने के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। ड्रोन की मदद से किसान कम लागत एवं कम समय में अपनी फसलों पर खाद्य उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। ऐसे में अधिक से अधिक किसान ड्रोन का उपयोग कर सके, इसके लिए बिहार सरकार ड्रोन से दवाओं के छिड़काव पर अनुदान दे रही है। इस कड़ी में बिहार सरकार द्वारा ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को निर्धारित छिड़काव शुल्क का 50% या अधिकतम 240 रुपए का अनुदान दे रही है। कृषि विभाग की ओर से 101 अनुमंडलों में एक कृषि ड्रोन के क्रय पर 60% या अधिकतम 3.65 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया है। चालू वित्त वर्ष के शेष 2 महीने में योजना को धरातल पर उतारने के लिए कृषि विभाग की ओर से लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं खेतों में ड्रोन के माध्यम से खाद कीटनाशक का छिड़काव करने वाले किसानों से आवेदन लेने की प्रक्रिया भी जारी है। और कृषि मंत्री के अनुसार लगभग 10,000 किसानों ने रबी की खेती में ड्रोन के उपयोग पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में अरहर का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। मिर्जापुर और दाहोद मंडी में इसके सौदों में नरमी नजर आई, जबकि जम्मूसर और राजकोट मंडी में तेजी दर्ज हुई। एगमार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में कमजोरी का रुख रहा। यहाँ 30 जनवरी को अरहर का भाव 9,975 रुपए था। 31 जनवरी को इसमें 175 रुपए की सुस्ती आई और भाव 9,800 रुपए क्विंटल रह गया। गुजरात की दाहोद मंडी में भी नरमी के साथ कारोबार हुआ। 30 जनवरी को यहाँ अरहर का भाव था 6,340 रुपए। 31 जनवरी को ये 40 रुपए गिरकर 6,300 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि गुजरात की जम्मूसर मंडी में अरहर के सौदे तेज भाव पर हुए। यहाँ 30 जनवरी को अरहर का भाव 7,700 रुपए क्विंटल था, जो 31 जनवरी को 100 रुपए बढ़कर 7,800 रुपए हो गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी अरहर के कारोबार में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 30 जनवरी को अरहर का भाव 7,025 रुपए था। 31 जनवरी को इसमें 75 रुपए की तेजी आई और भाव 7,100 रुपए क्विंटल हो गया। अरहर की पैदावार को देखें तो कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 35,02,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ दलहनी फसलों की पैदावार 69,54,000 टन अनुमानित है। बताते चलें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। खरीफ दालों में शामिल तुअर दाल यानी अरहर दाल की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 के दौरान अरहर की एमएसपी 7,000 रुपए थी। साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर की एमएसपी में 550 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए तय किया गया है। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो खैर, बदायूं और लालसोट मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ, जबकि दहेगाम मंडी में गेहूं के भाव में तेजी देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में 30 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 2,850 रुपए। 31 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,850 रुपए पर बना रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 30 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 2,890 रुपए, जो कि 31 जनवरी को 2,890 रुपए पर ही टिका रहा। राजस्थान की लालसोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 30 और 31 जनवरी को गेहूं 2,900 रुपए पर बिका। वहीं गुजरात की दहेगाम मंडी में गेहूं का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहां 30 जनवरी को गेहूं का भाव था 2,775 रुपए। 31 जनवरी को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 2,875 रुपए पर हुए।
बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश में साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 11,32,92,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 11,05,54,000 टन रही थी। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। दिल्ली और आसपास के किसान प्याज की रोपाई कर लें, साथ ही यहां के किसान गाजर की बुवाई कर सकते हैं। दिल्ली और इसके आसपास पालक, धनिया और मेथी की बुवाई भी की जा सकती है। यहाँ के किसान पत्ता गोभी और फूल गोभी की पछेती किस्मों की मेड़ों पर रोपाई करें। यहाँ के किसान पॉली हाउस में अगेती कद्दू वर्गीय फसलों की पौध तैयार कर लें। वहीं हरियाणा की बात करें तो यहाँ के किसान आलू फसल की लगातार निगरानी करते रहें, साथ ही सरसों फसल की लगातार निगरानी करते रहें। किसी भी प्रकार के रोग और कीट लगने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही जरूरत पड़ने पर सरसों की फसल में हल्की सिंचाई कर लें। बात करें उत्तर प्रदेश की तो मशरूम की खेती के लिए अभी का समय उपयुक्त है। मशरूम उत्पादन कर किसान भाई अपनी आय में सुधार कर सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान कद्दू वर्गीय फसलों की बुवाई करें। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश के किसान टमाटर की रोपाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान गोभी वर्गीय सब्जियों में सिंचाई और गुड़ाई कर सकते हैं। अभी का समय प्याज के पौधों की रोपाई के लिए उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली के पौधों की रोपाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है।
और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में आज भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि आज उनके स्थापना दिवस पर हम भारतीय तटरक्षक बल की बहादुरी, समर्पण और निरंतर सतर्कता के साथ हमारे विशाल समुद्र तट की सुरक्षा के लिए सराहना करते हैं। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने रण उत्सव 2025 के दौरान कच्छ में शानदार एयर शो किया। भारतीय वायुसेना की शीर्ष एरोबैटिक्स टीम गुजरात के सीमावर्ती जिले कच्छ के आसमान में करतब दिखाया। महाकुंभ का आज 20वां दिन है। मेला क्षेत्र में आने जाने वाले श्रद्धालुओं का सिलसिला जारी है और श्रद्धालुओं का संगम स्नान करने का उत्साह भी लगातार बना हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।